फोकस करिए, ऑडिट प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स। क्या कर रहे हैं हम लोग? चैप्टर 2 ऑडिट प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स। कितना मार्क्स का है भाई? 15 मार्क्स। कितना मार्क्स? अच्छा, टोटल चैप्टर कितना भरना हम लोग को ऑडिट में? 7 चैप्टर, जिसमें ये हम लोग को चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, ऑडिट प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स। नाम से ही पता चल रहा है ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट प्रोसीजर का मतलब होता है कि भाई ऑडिट जब हम करने जाएंगे तो ऑडिट का हमारा फ्रेमवर्क क्या होगा, काम करने का हमारा फ्रेमवर्क क्या होगा, माने हैंडलिंग ऑफ ऑडिट वर्क। जब हम ऑडिट वर्क करने जा रहे हैं तो हम ऑडिट वर्क को कैसे हैंडल करेंगे, किस किस तरीके से करेंगे, इसे कहते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स। क्या कहते हैं हम लोग? इंट्रोडक्शन वाले क्लास में हम ऑडिट प्रोसीजर्स आप लोगों को लिखाए थे कि ऑडिटर जब ऑडिट करने जाता है तो सबसे पहले कंप्लायंस प्रोसीजर को अप्लाई करता है। लिखवाए थे ऐसे कि सबसे पहले ऑडिट करेंगे। ऑडिट क्या चीज से करेंगे भैया? ऑडिट एविडेंस से। ऑडिट क्या चीज से करेंगे हम लोग? ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस का मतलब क्या होता है? प्रूफ। एविडेंस का मतलब क्या होता है? प्रूफ। तो ऑडिट एविडेंस से करेंगे। ऑडिट एविडेंस कैसे मिलेगा? ऑडिट प्रोसीजर को लगा के। वही वाला चैप्टर चल रहा है, ऑडिट एविडेंस। अच्छा, इंट्रोडक्शन क्लास में सारे चैप्टर का थोड़ा बहुत मटेरियल रहता है, समझ रहे हैं? तो टेंशन मत लीजिएगा। तो पहला क्या? ऑडिट। पहला क्या? ऑडिट मिलेगा कैसे भैया? ऑडिट एविडेंस को लगा के। ऑडिट एविडेंस किधर से आएगा? ऑडिट प्रोसीजर से। अब प्रोसीजर दो तरीका का था, कंप्लायंस और सब्सटैंटिव। याद आ रहा है क्या? कंप्लायंस और सब्सटैंटिव। कंप्लायंस और कौन सा बोलिए? अब सब्सटैंटिव में दो, सब्सटैंटिव में हम कितना चीज लगा देंगे भाई? 3 चीज। वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन तो एक ही चीज एक ही साथ हो जाता है, और एक है एनालिसिस ऑफ की फाइनेंशियल रेशियो, और एक और चीज लगा देते हैं एनालिटिकल रिव्यू मेथड। एनालिटिकल रिव्यू मेथड माने रिव्यू कर लिया जाए, एक बार अपने आप रिव्यू कर लिया जाए कि हमने जो काम किया वो ठीक से किया या नहीं किया। समझ पा रहे हैं? तो क्या क्या लगाएंगे सब्सटैंटिव में? वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, एनालिसिस ऑफ की फाइनेंशियल रेशियो। एनालिसिस ऑफ कौन सा बोलिए? की फाइनेंशियल रेशियो। की फाइनेंशियल रेशियो। और क्या लगा देंगे भैया? एनालिटिकल रिव्यू मेथड। ये हम फर्स्ट क्लास में नहीं लिखाए थे, जरूरत नहीं है, ये ऑडिट प्रोसीजर में इसका जरूरत है, इसलिए यहाँ पे लिखाया जा रहा। अलग से प्रश्न पूछता है कि एनालिटिकल रिव्यू मेथड क्या होता है, समझे क्या बोले? इसलिए मैं नहीं लिखाया हूँ। किसका बात करें? एनालिटिकल रिव्यू मेथड। बोले क्या बोले हैं? एनालिटिकल रिव्यू मेथड। तो क्या क्या लगाएंगे सुनिए। ऑडिट करने के लिए क्या चाहिए? ऑडिट एविडेंस है। ऑडिट करने के लिए क्या चाहिए? जांच पड़ताल करने के लिए। ऑडिट का मतलब क्या होता है? चेकिंग करना। क्या करना? एग्जामिनेशन करना, चेकिंग करना। तो चेकिंग करने के लिए प्रूफ तो चाहिए। हाँ बालक कहिए, क्या कुछ पूछ रहे हैं? हाँ उसी में। अच्छा, अब ये ऑडिट एविडेंसेस कहाँ से जुगाड़ हो जाएगा? ऑडिट प्रोसीजर को लगा के। ऑडिट प्रोसीजर का मतलब हैंडलिंग ऑफ ऑडिट वर्क, फ्रेमवर्क ऑफ ऑडिट वर्क। कि ऑडिट वर्क करने जा रहे हैं तो उसका फ्रेमवर्क क्या होगा? बोलते हैं ना कि हम तुमको फ्रेमवर्क दे दे रहे हैं, तुम अपना देख लो क्या है, समझे? जैसे एक शॉर्ट एनालिसिस फ्रेमवर्क है, SWOT। ये शॉर्ट एनालिसिस क्या भैया? फ्रेमवर्क है। ये सबके लिए फ्रेमवर्क है, आपके लिए भी है, आपके नॉर्मल लाइफ के लिए भी है, और आपके बिजनेस के लिए भी। आप एनालिसिस कर लो कि आप किस जगह पे है, और जो चीज आपके पास है उसको फोकस करो। जो चीज आपके पास है उसको क्या करो? तो शॉर्ट एनालिसिस एक तरीका का क्या है? फ्रेमवर्क है। वैसे ही ऑडिट प्रोसीजर क्या है? फ्रेमवर्क है। क्या चीज करने का? ऑडिट को करने का। ऑडिट को करने का। अब शॉर्ट एनालिसिस का भी अलग से समझिएगा, नहीं तो मेरे यूट्यूब चैनल में एक तो वीडियो होगा शॉर्ट एनालिसिस का, देख लीजिएगा। ये शॉर्ट एनालिसिस क्या होता है, समझ पा रहे हैं? यस आप लोग का IC में था, क्लास 11 में। किसका बात करें? शॉर्ट एनालिसिस। किसका? तो शॉर्ट एनालिसिस क्या है? एक फ्रेमवर्क है। तो वैसे ही ऑडिट प्रोसीजर है क्या भाई? फ्रेमवर्क है। क्या चीज का फ्रेमवर्क है? ऑडिट को करने का। ऑडिट को तो सबसे पहले ऑडिटर क्या लगाएगा भाई? एट फर्स्ट ऑडिटर विल अप्लाई कंप्लायंस प्रोसीजर। एट फर्स्ट ऑडिटर विल अप्लाई कौन सा प्रोसीजर? एंड चेक इंटरनल कंट्रोल। चेक इंटरनल कंट्रोल कि इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। सबसे पहले कंप्लायंस प्रोसीजर लगाएगा और चेक करेगा कि ये लोग का आंतरिक जो कंट्रोल है, आंतरिक कंट्रोल है, आंतरिक नियंत्रण है, आंतरिक जो काम काज है, इसका काम करने का लोग का तरीका ठीक है कि नहीं, इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। अगर स्ट्रॉन्ग निकला तो ये थोड़ा कम चेक करेंगे, जाने तो स्ट्रॉन्ग है, सब चीज़ तो टाइट है, माने गड़बड़ी के चांसेस कम है। लेकिन इंटरनल कंट्रोल वीक निकला तो ये वाला भयंकर हम लोग चेकिंग करेंगे। समझ पा रहे हैं किसका बात कर रहे हैं? सब्सटैंटिव। किसका? समझ रहे हैं? अच्छा, इंटरनल कंट्रोल आपको देखते ही पता चल जाएगा। एक नॉर्मल इंसान है, आप लोग जाइएगा तो आपको ऑर्गेनाइजेशन में पता चल जाएगा। मान लीजिए एक बैंक में गए हैं, खाली
क्लाइंट के सामने वाला पंखा चल रहा है, मैंने जो और बैंक का जो ऑफिसर लोग हैं, बैंक का जो स्टाफ है उसके पास ही पंखा चल रहा, लेकिन कस्टमर के सामने कोई पंखा उनका नहीं चल रहा, ऐसे भीड़ लगा हुआ कोई काम नहीं हो रहा, स्टाफ टू कस्टमर गाला गाली चल रहा है। समझ? इंटरनल कंट्रोल क्या लग रहा है? स्ट्रॉन्ग के वीक? क्या है भाई? घटिया लेवल का इंटरनल कंट्रोल है, देखते ही पता चल जाएगा। बिग बाजार में हम लोग जाते हैं, देखिए सारा सिस्टम में काम होता है। प्रोडक्ट तो हम लोग खुद उठा के देखते हैं, क्या बिना प्रोडक्ट को एक्सेस किए हुए ले आ सकते हैं? प्रोडक्ट बिना आप एक्सेस किए हुए ले आ सकते हैं क्या? नहीं ले आ सकते। चोर चंडाल का बात नहीं चल रहा, चोर चंडाल लोग कैसे भी लेके आ सकता है, बट जेन्युइन पर्सन का बात चल रहा है। समझ पा रहे हैं किसका बात कर रहे हैं हम लोग? इंटरनल कंट्रोल किसका बात कर रहे हैं? तो बिग बाजार में इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? स्ट्रॉन्ग है। समझ पा रहे हैं ना? तो काम काज करने का तरीका को देखते हुए हम लोग जजमेंट ले सकते हैं कि इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग कि वीक। आप लोग एरिया पे भी तो जजमेंट ले लेते हो, किसी एरिया में जाते हो बहुत अगला पगला लोग रहता है तो लोग बोलते हैं भाई बहुत डेंजर इलाका है, उधर रहने का नहीं, बोलते हैं ना कि नहीं बोलते हैं? समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो वैसे ही इंटरनल कंट्रोल है, आप देख करके समझ जाइएगा। किसका बात करें? कंप्लायंस प्रोसीजर। किसका बात कर रहे हैं? अगर ये स्ट्रांग रहा, अगर ये क्या रहा? स्ट्रांग, तो इसको कम अप्लाई करेंगे, और ये वीक रहा तो इसको ज़्यादा अप्लाई कर देंगे। सब्सटेंटिव में क्या था भाई? वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। बोले क्या बोले? वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। वाउचिंग का मतलब क्या होता है? वाउचिंग रेफर्स टू चेकिंग इनकम एंड एक्सपेंस बिल। इनकम और एक्सपेंस का बिल जब चेक करेंगे उसे वाउचिंग कहते हैं। इनकम और एक्सपेंस का बिल चेक करेंगे उसे क्या कहते हैं? वाउचिंग। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? और वेरिफिकेशन रेफर्स टू चेकिंग एसेट एंड लायबिलिटी। वेरिफिकेशन रेफर्स टू चेकिंग एसेट और लायबिलिटी का आपका जांच करेंगे। आप बैलेंस शीट में लिख के रखें एसेट, तो बताइए किधर है, और एक्चुअल में उसका वैल्यू लिखें कि नहीं लिखें? एसेट और लायबिलिटी का हम जांच करेंगे, इसको कहते हैं वेरिफिकेशन। क्या कहते हैं हम लोग? तो वाउचिंग, वेरिफिकेशन। और क्या भाई? एनालिसिस ऑफ की फाइनेंशियल रेशियो। एनालिसिस ऑफ की फाइनेंशियल रेशियो का मतलब होता है ऑडिटर बिना बताए हुए किसको? क्लाइंट को एक तो रेशियो चेक करेगा जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ की फाइनेंशियल रेशियो। कौन सा रेशियो चेक करेगा? सॉल्वेंसी, कि कंपनी ये गोइंग कंसर्न रहने वाला है या नहीं, कंपनी ज़्यादा दिन तक टिकने वाला है कि नहीं, पोजीशन ठीक ठाक है कि नहीं, ये चेक करेगा। कैसे? एनालिसिस ऑफ की फाइनेंशियल रेशियो। बोले क्या बोले? किसी का भी की फाइनेंशियल रेशियो चेक करना, करेंट रेशियो चेक कर लेना, पता चल जाएगा कि वो ज़्यादा दिन तक चलेगा कि डूबेगा। करेंट रेशियो क्या बोला? आइडल कितना होना चाहिए? 2:1। आइडल रेशियो था ना करेंट रेशियो का 2:1, माने 2 गुना पैसा आना चाहिए, 1 गुना पैसा जाना चाहिए। 2 गुना पैसा आना चाहिए, 1 गुना पैसा। अब मान लीजिए किसी का ऐसा हुआ कि 5 गुना पैसा जा रहा है और 1 गुना पैसा आ रहा है, वो बर्बाद होगा कि नहीं होगा? बोलिए। अच्छा, जितना आ रहा उतना जा रहा, माने तुम भाई रिस्क की सिचुएशन में आ गए हो, जितना आ रहा उतना ही जा रहा। नहीं समझे? कमाए 10,000 तो खर्चा भी 10,000, तो रिस्क की सिचुएशन में हम हैं, लेकिन कमाए 20,000 और खर्चा है 10,000, माने ठीक है। आइडल माने ठीक है भाई, अभी तक ठीक ठाक है। समझ पा रहे हैं? तो सॉल्वेंसी चेक कर लीजिए, इसे कहते हैं एनालिसिस ऑफ की फाइनेंशियल रेशियो। बोले क्या बोले? और एनालिटिकल रिव्यू मेथड। भाई रिव्यू का भी सिस्टम रखिए कि जब जांच वगैरह सब हो गया तो उसको हम लोग रिव्यू कर सके, देख सके दोबारा, उसको कहते हैं रिव्यू मेथड। ठीक है। अच्छा, इससे क्या जुगाड़ हो जाएगा? ऑडिट एविडेंस। क्या जुगाड़ हो जाएगा? और ऑडिट एविडेंस से ऑडिटर क्या कर देगा? ऑडिट करेगा, रिपोर्ट बनाएगा। समझ पा रहे हैं? इसको कहते हैं ऑडिट प्रोसीजर। बोले क्या बोले? अब ऑडिट टेक्निक्स क्या होता है? ऑडिट टेक्निक्स का मतलब होता है मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग ऑफ एविडेंस। कौन सा मेथड से आप एविडेंस को जुगाड़ कर रहे हैं, कौन सा मेथड से एविडेंस को कलेक्ट कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं? मेथड्स ऑफ ऑडिट वर्क, मेथड्स ऑफ ऑडिट टेक्निक्स किसको कहते हैं? मेथड्स को कहते हैं। इसे कहते हैं हम लोग ऑडिट टेक्निक्स। बालक डोंट डिस्टर्ब। किसका बात कर रहे हैं हम लोग? ऑडिट टेक्निक्स। बोले क्या बोले? समझ पा रहे हैं? तो जब हम मेथड्स को मेथड्स लगाएंगे या जिस मेथड से हम एविडेंसेस को जुगाड़ करेंगे उसे क्या कहते हैं? ऑडिट टेक्निक्स। बोलो क्या बोले हैं? समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? जिस मेथड से, जिस टेक्निक से हम क्या कर रहे हैं, ऑडिट का काम को कर रहे हैं, उसे कहते हैं ऑडिट टेक्निक्स। बोलो क्या बोले हैं? ऑडिट टेक्निक्स। क्लियर है? अच्छा, एविडेंसेस ना 2 तरीका का होता है। एविडेंस जो होता है, प्रूफ का बात करें, एविडेंसेस हम लोग का कितना तरीका का होता है भैया? 2 तरीका। कितना तरीका का? एविडेंस 2 तरीका का होता है। एक होता है इंटरनल एविडेंस और एक होता है एक्सटर्नल एविडेंस। बोलो क्या बोले हैं? इंटरनल एविडेंस और एक्सटर्नल एविडेंस। बोलो क्या बोले हैं? इंटरनल एविडेंस और एक्सटर्नल एविडेंस। बोले बोले क्या बोले? इंटरनल एविडेंस और एक्सटर्नल एविडेंस। सुनिएगा ध्यान से, ये इंटरनल एविडेंस क्या होता है?
इंटरनल एविडेंस का मतलब होता है आंतरिक प्रूफ, माने आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का कागज है, समझ पा रहे हैं, इसे कहते हैं इंटरनल। अब बाहर का जब डॉक्यूमेंट रहेगा उसे क्या कहेंगे, एक्सटर्नल। एग्जाम्पल दे रहे हैं, सुन लीजिएगा ध्यान से। जो बिल हम खुद बनाते हैं, जो बिल हम खुद बनाते हैं वो कौन सा एविडेंस है, कौन सा एविडेंस है। अब मान लीजिए इनको बोले कि भाई जा करके एक बुक खरीद के लेके आइए, जाके क्या बोल दिया कि एक तो बुक खरीद के लेके आइए। ये बालक बुक खरीद के लेके आए और उधर से बिल भी लेके आए, उधर से क्या लेके आए, बिल। ये बिल कौन बनाया है, शॉपकीपर दुकान वाला बनाया है, समझ पा रहे हैं। तो ये बाहर से बिल आ रहा ना, ये कौन सा बिल है, एक्सटर्नल बिल। कौन सा बिल, तो दो तरीके का एविडेंसेस होता है। इंटरनल माने जो एविडेंसेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट हो रहा है, माने हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही बन रहा है, ऐसे एविडेंस को कहते हैं इंटरनल। क्या कहते हैं, और जो एविडेंसेस हमारा बाहर से आ रहा है उसे क्या कहेंगे हम लोग, एक्सटर्नल। क्या कहेंगे, अच्छा बताइए भरोसा किस पे ज्यादा होगा, इंटरनल पे ज्यादा होगा कि एक्सटर्नल पे, भरोसा किस पे ज्यादा होगा, इंटरनल पे। क्या बोल रहे हैं, लोगों को, ऑडिटर को, ऑडिटर ज्यादा इंटरनल वाला पे करेगा कि एक्सटर्नल वाला पे करेगा, ज्यादा एक्सटर्नल पे भरोसा होगा, समझ पा रहे हैं। माने ये लेस रिलायबिलिटी और ये मोर रिलायबिलिटी, ये लेस रिलायबिलिटी और ये मोर रिलायबिलिटी, इस पे भरोसा कम होगा लेकिन इसमें भरोसा ज्यादा होगा। इंटरनल एविडेंस कहाँ क्रिएट किया जाता है भाई, इंटरनल एविडेंस, सुनिए, इंटरनल एविडेंस क्रिएटेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल एविडेंस क्रिएटेड, इंटरनल एविडेंस क्रिएटेड कहाँ पे बोलिए, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इसे कहते हैं इंटरनल एविडेंस। क्या कहते हैं, और एक्सटर्नल एविडेंस कहाँ बनता भाई, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, आउटसाइड द, जैसे परचेज बिल। कौन सा बिल, परचेज बिल। अच्छा मान लीजिए हम लोग वर्कर को सैलरी दे रहे हैं तो हम लोग खुद से तैयार करते हैं ना सैलरी शीट। सैलरी शीट कौन तैयार करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन खुद तैयार करता है ना। तो सैलरी शीट झूठा भी तो हो सकता है, और एम्प्लॉय को देंगे 10,000 बना रहे 12,000, तो ये कौन सा एविडेंस है, इंटरनल। कौन सा, समझ पा रहे हैं। तो इंटरनल एविडेंस का मतलब होता है क्रिएटेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल एविडेंस बने क्रिएटेड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। लेस रिलायबिलिटी, मोर रिलायबिलिटी। एग्जांपल क्या होगा इंटरनल एविडेंस का, सैलरी शीट, वेज शीट, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, सेल्स बिल, सेल्स बिल, सेल्स बिल, समझ पा रहे हैं। अच्छा ये एक्सटर्नल एविडेंस का क्या हो जाएगा, परचेज बिल। कौन सा बिल हम लोग का, परचेज बिल। ये सब कौन सा एविडेंस है, एक्सटर्नल। कौन सा, लास्ट क्लास समझे थे हम लोग ऑडिट इंगेजमेंट। क्या समझे थे, ऑडिट इंगेजमेंट। देखिए कुछ भी काम करने से पहले अपना टर्म्स एंड इंगेजमेंट को क्लियर कर देना चाहिए। कुछ भी काम करने से पहले अपना टर्म्स एंड इंगेजमेंट को क्लियर कर देना चाहिए, ताकि हम लोग का कॉमन अंडरस्टैंडिंग बना रहेगा, समझ पा रहे हैं। कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए दोनों पार्टी का हर चीज को क्लियर हो जाना जरूरी है। अगर क्लियर नहीं होगा तो बात वहीं पे गड़बड़ होता है, क्लियर नहीं होगा तो बात, अच्छा शादी होने से पहले शादी का सब टर्म्स एंड इंगेजमेंट क्लियर हो जाता है, ए भाई ऐसे ऐसे होगा, इस तरीक़ा से होगा, समझ पा रहे। ऐसे तो दहेज प्रथा अभिशाप है, लेकिन बिहार में नंबर 1 ट्रेंडिंग कर रहा है। दहेज प्रथा का बात कर रहे हैं तो टर्म्स एंड इंगेजमेंट लोग आगे ही क्लियर कर लेते हैं, इतना दीजिएगा, ये दीजिएगा, सब कुछ हो जाता है, समझ रहे हैं, क्लियर कट हो जाता है दोनों पार्टी का कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए, दोनों पार्टी का। तो वो ऑडिट इंगेजमेंट नहीं है, वो कौन सा इंगेजमेंट है, मैरिज इंगेजमेंट। कौन सा बोलिए, तो वैसे ही ऑडिट इंगेजमेंट, ऑडिट इंगेजमेंट क्या होता है, ऑडिटर ऑडिट करने से पहले अपने क्लाइंट को, क्लाइंट माने जिसका ऑडिट करने गया है, जिसका ऑडिट, अपना ऑडिट इंगेजमेंट को क्लैरिफाई कर देगा। ऑडिट इंगेजमेंट को क्या करेगा, क्लैरिफाई, ताकि ऑडिटर और क्लाइंट का कॉमन अंडरस्टैंडिंग बना रहे। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। इसलिए अपना ऑडिट टर्म्स एंड इंगेजमेंट को क्लियर करना जरूरी है। क्लियर है क्या, इसे कहते हैं ऑडिट इंगेजमेंट। क्या कहते हैं, अपना टर्म्स और कंडीशन को क्या कर देना, इंश्योर कर देना, टर्म्स एंड कंडीशन को क्या कर देना, इंश्योर कर देना, ताकि कॉमन अंडरस्टैंडिंग बना रहेगा। इसे कहते हैं हम लोग ऑडिट इंगेजमेंट। अच्छा एक क्वेश्चन पूछा गया है 3-4 बार, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इंक्लूडेड इन ऑडिट इंगेजमेंट लेटर। अगर ऑडिट इंगेजमेंट लेटर दे रहे हैं तो इसमें कौन कौन सा ऐसा एस्पेक्ट्स है जिसका ऐड होना जरूरी है, माने कौन कौन सा ऐसा पहलू है जिसका होना जरूरी है। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं। ऑडिट इंगेजमेंट लेटर तो देंगे ना लिख करके, तो उसमें क्या क्या चीज़ को ऐड करना जरूरी है। पहला है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट। पहला क्या बोलिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट। ऑडिट का ऑब्जेक्टिव बताना जरूरी है क्लाइंट को, कि हम भाई ऑडिट क्यों कर रहे हैं, हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो हम किस ऑब्जेक्टिव के साथ कर रहे हैं ये बताना जरूरी है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट, बोले क्या बोले हैं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट हम लोग का है द स्कोप ऑफ द ऑडिट। ऑडिट का क्या स्कोप है, ऑडिट का क्या स्कोप है, कंप्लायंस क्या है, रेगुलेशन क्या है,
आईसीएआई का नियम क्या है, ये सब बता देंगे। देखिए भैया ये नियम है, हम बाध्य है इस नियम से हमें ऑडिट करना होगा। समझ रहे हैं? मतलब जितना आईसीएआई ने नियम बनाया है, रेगुलेशन बनाया है, जो भी नियम है कंप्लायंस ऑडिट का, ये हम बता देंगे कि इस तरीक़ा से हम करेंगे। समझ रहे हैं? क्योंकि हमें इस तरीक़ा से चलना पड़ेगा, ये नियम है। इसे कहते हैं द स्कोप ऑफ द ऑडिट। स्कोप ऑफ द ऑडिट का स्कोप को हम बता देंगे। समझ पा रहे? फिर क्या हम लोग का द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट। आपका मैनेजमेंट का क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है ये भी बता देंगे। आपका मैनेजमेंट का भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज है कि हमारा साथ देना, हम जांच करने आए तो साथ तो देना पड़ेगा। हम अपने आप कैसे कर लेंगे, कहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट रखा हुआ, कहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन है। ऑडिटर लोग कुछ इन्फॉर्मेशन भी पूछता है। समझ रहे हैं? अरे एग्जामिनेशन तो करेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपसे पूछेगा। समझ रहे हैं? तो ये सब का जानकारी तो मिलना ही चाहिए। तो आपका मैनेजमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है ये लिख देंगे कि आपका मैनेजमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे साथ ये कोऑपरेट करना होगा। इसको हम क्या कहते हैं? द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट। बोले क्या बोले? अच्छा बताइए, ऑर्गेनाइजेशन का बुक्स ऑफ अकाउंट कौन बनाता होगा? उसका मैनेजमेंट। कौन बनाता होगा बोलिए? ऑर्गेनाइजेशन को चलाता कौन होगा? मैनेजमेंट। तो सारा इंफॉर्मेशन, सारा बुक्स ऑफ अकाउंट किसके पास है? तो मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बताना पड़ेगा ना कि भाई आपका मैनेजमेंट का ये जिम्मेवारी है। हम ऑडिट करने आ रहे तो कोऑपरेट नहीं करेगा तो ऑडिट ही नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं? किसका बात कर रहे हैं? द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट। फिर क्या? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। समझ पा रहे हैं? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का क्या फ्रेमवर्क होगा, ये सब हम लोग डिस्क्लोज करेंगे। उसके बाद क्या है? प्रोवाइड सफिशिएंट डिटेल्स द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। और ऑडिट टर्म्स एंड एंगेजमेंट जो है ना, एकदम क्लियर कर दीजिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। समझ पा रहे? टर्म्स एंड एंगेजमेंट समझाए थे आप लोगों को, तो ऑडिटर एकदम क्लैरिफाई कर देगा कि हम आपका स्टाफ नहीं है, अकाउंटिंग करना हमारा काम नहीं है। समझ रहे हैं? मैनेजमेंट का ये सब काम है, ये सब हमारा काम। अच्छा, इंटरनल कंट्रोल ठीक करना भी हमारा काम नहीं है। आपका आंतरिक हम नियम ठीक करने नहीं आए हैं, हम क्या कर रहे हैं? जांच कर रहे हैं। इंटरनल कंट्रोल भी ठीक करना हमारा काम नहीं है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? कौन क्लियर करेगा इसको? ऑडिटर। कौन क्लियर करेगा? क्या हम आपका स्टाफ नहीं है, हम आपका स्टाफ, अकाउंटिंग बनाना हमारा काम नहीं है, इंटरनल कंट्रोल को ठीक करना हमारा काम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम जांच करेंगे। आपका जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना हुआ, बुक्स ऑफ अकाउंट जो भी है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो भी है, उसका क्या करेंगे हम लोग? जांच करेंगे। समझ पा रहे? इसको हम कहते हैं प्रोवाइड सफिशिएंट डिटेल्स द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ये सब नहीं करिएगा तो क्या होगा? कहीं मान लीजिए क्लाइंट बेवकूफ़ निकला, आपको अपना स्टाफ समझ लिया, स्टाफ समझ के बोलने लगा थोड़े बुक्स बना दीजिए तो इनकम्प्लीट है, फिर जांच लीजिएगा क्या बुक्स बनाने गया है? बोलिए ऑडिटर बुक्स बनाने गया है? या ऑडिटर को थोड़ा बोल दिया देखिए ना मेरा मैनेजमेंट बहुत खराब है, थोड़ा पहले टाइट करिए। पहले लोगों को क्या करिए? टाइट, फिर जांच करिए। क्या वो मैनेजमेंट टाइट करने गया है कि जांच करने गया है? तो बताना जरूरी। बताना क्या है? जरूरी। तो ये क्या है हम लोगों का? ऑडिट एंगेजमेंट रिलेटेड। बोलो क्या बोलें? तो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में क्या क्या ऑडिट रहेगा? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट। बोले क्या बोलें? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मैनेजमेंट, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द स्कोप ऑफ द ऑडिट, स्कोप ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। और क्या?